नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वन इंडिया में। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजत। आपको दिखाएंगे देवभूमि दिन भर में देवभूमि की तमाम खबरें। शुरुआत कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर के विधानसभा चुनाव का औपचारिक ऐलान हो गया है। इस ऐलान के साथ ही 5 राज्यों में चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है। 10 फरवरी से मतदान शुरू हो रहा है और सभी 10 मार्च को राज्यों के नतीजे आ जाएंगे। उत्तराखंड की 70 विधानसभा सीटों पर 14 फरवरी को मतदान होगा। 10 मार्च को चुनाव परिणाम घोषित होंगे। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए नोटिफिकेशन 21 जनवरी को जारी होगा। नामांकन की आखिरी तारीख 29 जनवरी 28 जनवरी को होगी और 29 जनवरी को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। 31 जनवरी को नाम वापस लेने की आखिरी तारीख होगी। 14 फरवरी को मतदान होगा, जबकि 10 मार्च 2022 को वोटों की गिनती होगी। पहला तो ये आपने चुनाव बताया कि कैसे यूपी का कैसे 7 फेज में होगा। दैट मैप विल बी गिवन टू यू। और किसी पार्टी ने वहाँ पे हमसे शायद एक आध किसी पार्टी ने कहा होगा, किसी पार्टी ने भी इस तरह की हमसे कोई डिमांड नहीं करी थी कि ईस्ट से वेस्ट कराइए। हमने जो पहले किया गया है और हमने इनका बड़ा इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन किया है इस बार। जैसे 403 एसीज हैं हमारी, तो हमने बड़ा इक्विटेबल इसको डिस्ट्रीब्यूट किया है, जो कि पहले फेज में 58, सेकेंड फेज में 55, थर्ड फेज में 59, फोर्थ फेज में 60, फिफ्थ फेज ऑफ व्हीकल्स जो नॉमिनेशन के टाइम पे जा सकता है वो 2 है और रिटर्निंग ऑफिसर अपना कमरे इतना इंश्योर करेंगे कि बड़ा है और सोशल डिस्टेंसिंग वहां पे वो रखवा सकते हैं। नंबर ऑफ इलेक्टर्स जो हमारा पोलिंग बूथ में हमने पूरा जो अभी तक रैशनलाइजेशन किया था वो 1200 पे किया था। उसके बाद जो बहुत सारे हमारे एडिशंस इस दौरान हुए हैं, अभी 1250 से ज्यादा इलेक्टर्स एक बूथ में ना हो, ये हम इंश्योर करेंगे। कहीं पे भी 1250 से ज्यादा है तो वहां पे एक ऑक्सिलरी बूथ बनाएंगे। उसके बाद पोलिंग स्टेशन के टाइम पे जो अरेंजमेंट्स होंगे और स्ट्रांग रूम और काउंटिंग का मैं नेक्स्ट पीसी में बता दूंगी। नंबर ऑफ और पूर्व सीएम हरीश रावत ने न्यूज वन इंडिया से खास बातचीत की है। 14 फरवरी को उत्तराखंड में चुनाव का स्वागत किया है। विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पूरी तरह तैयार है। उन्होंने कहा जोश में है उत्तराखंड के मतदाता। जनता परिवर्तन का मन बना चुकी है। उत्तराखंड ने 5 साल कुशासन झेला है। बीजेपी सरकार महिला, युवा और रोजगार विरोधी रही है। खाली पदों को आज तक भरा नहीं गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी घोषणा वीर सीएम हैं। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने जमकर बीजेपी पर निशाना साधा है और कहा है कि हम चुनावों के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं और जनता भी बदलाव का मन बना चुकी है। साथ ही उत्तराखंड में 14 फरवरी को चुनाव होने और कांग्रेस कह रही है कि उस दिन परिवर्तन होगा। मेरे साथ पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी। सर, आप कह रहे हैं कि परिवर्तन होगा। सबसे बड़ी बात है कि आप कितने तैयार हैं? हम पूरी तरीके से सन्नद्ध हैं और इसीलिए मैंने कहा ना कि हुर्रा इलेक्शन कमीशन, हुर्रा 14 फरवरी और हुर्रा उत्तराखंड। एक चीज और भी कही आपने कि सत्तारूढ़ दल पर भी सवाल उठाया। आपने कहा कि जिस प्रकार के पहले शराब बिकती थी या फिर कहीं ना कहीं जिस तरह से पैसा, उसको लेकर क्या कहेंगे? भाजपा पार्श्विक बल की शक्ति है, धन की शक्ति है और ये सरकारी अहंकार की पार्टी है। तो ऐसी मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार धन की शक्ति, अहंकार की शक्ति पराजित होगी। विकास की ताकत के रूप में एक उत्तराखंड के नवोदय के लिए कांग्रेस सत्ता में आएगी। और उत्तराखंड में बन रहे सैन्य धाम पर सवाल उठाते हुए आम आदमी पार्टी के सीएम उम्मीदवार अजय कोठियाल का कहना है कि सैन्य धाम का काम आर्मी को देना चाहिए। आर्मी ही सैन्य धाम को सही से तैयार कर सकती है, जिसके अंदर जाते ही किसी भी व्यक्ति को देश सेवा, साहस और सेना के जज्बे से रूबरू होने का मौका मिलेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कोठियाल ने एक वीडियो भी दिखाया जो कि रिजंगला का है, जिसको आर्मी ने बनाया है। सैनिकों का कैसे इस्तेमाल होना चाहिए इफेक्टिव गवर्नेंस बनाने में, उसके लिए उत्तराखंड सैनिक प्रकोष्ठ जो बनाई गई है, जिसके कर्नल सुनील कोटनाला चेयरमैन है, वो जगह जगहों से सैनिकों से सुझाव ले रहे हैं और उन सुझावों को लेकर के हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तीसरा हो गया, अगर कोई सैनिक शहीद होता है, शहीद की परिभाषा उसमें शहीद होता है, तो जिस दिन वो शहीद होता है उसके अगले दिन आम आदमी पार्टी की सरकार यहाँ पे उसके घर में जाकर के पूरे रिस्पेक्ट के साथ में 1 करोड़ रुपए का चेक दे के आएगी, ताकि उसकी शहादत दुनिया को पता चले। और ये नहीं कि उसको जरूरत है पैसे की, पर उसकी जो रिस्पेक्ट है उसको कैसे समाज के सामने रखा जाए।
और खबर हल्द्वानी से, जहां दिल्ली के कैबिनेट मंत्री गोपाल राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कोविड को देखते हुए आम आदमी पार्टी ने बड़ा फैसला लिया। उन्होंने बताया, आप नव परिवर्तन अभियान की सभाएं करेगी वर्चुअली। गोपाल राय ने वर्चुअल नव परिवर्तन सभा की तारीखों का भी ऐलान किया है। 7 दिन तक लगातार चलेगी वर्चुअल नव परिवर्तन सभा। आपके दिग्गज नेता लेंगे वर्चुअल नव परिवर्तन सभा में हिस्सा। आम आदमी पार्टी की बड़ी कैंपेन मानी जा रही है नव परिवर्तन सभा। मनीष सिसोदिया करेंगे वर्चुअल नव परिवर्तन सभा की शुरुआत। 10 जनवरी से वर्चुअल नव परिवर्तन सभा की शुरुआत होगी। 11 जनवरी को संजय सिंह करेंगे वर्चुअल नव परिवर्तन सभा। 12 जनवरी को राजेंद्र पाल गौतम करेंगे। 13 जनवरी को सौरभ भारद्वाज करेंगे, तो वहीं 14 जनवरी को आतिशी करेंगी वर्चुअल नव परिवर्तन सभा। 15 जनवरी को सत्येंद्र जैन करेंगे वर्चुअल नव परिवर्तन सभा, तो 16 जनवरी को गोपाल राय की वर्चुअल नव परिवर्तन सभा होगी। आपको बता दें कि 10 वर्षों तक कांग्रेस पार्टी को उत्तराखंड में सरकार चलाने का मौका मिला। 11 वर्ष भारतीय जनता पार्टी को सरकार चलाने का मौका मिला, लेकिन इन 21 वर्षों में पार्टियां बदलती रही। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी ने इस बार के चुनाव में एक मजबूत विकल्प प्रस्तुत किया है। अभी कल उत्तराखंड के लिए हम लोगों ने 24 कैंडिडेट्स की घोषणा की है। कमेटी के उपाध्यक्ष हैं और हल्द्वानी से श्री समित टिक्कू जी जो हमारे बीच में हैं, जो प्रदेश के प्रवक्ता हैं। रामनगर से श्री शिवपाल सिंह रावत जी जो कैंपेन कमेटी के उपाध्यक्ष हैं। जसपुर से डॉक्टर यूनुस चौधरी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अल्पसंख्यक मोर्चा के। सोमेश्वर से श्री हरीश आर्य। और आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष एवं दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय ने न्यूज 1 इंडिया से खास बातचीत करते हुए बताया कि आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में सरकार बनाने जा रही है और परिणाम बेहद ही चौंकाने वाले होंगे। गोपाल राय से खास बातचीत की हमारे संवाददाता उवैस सिद्दीकी ने। उत्तराखंड की 70 विधानसभाओं में आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है, जिसमें आम आदमी पार्टी ने 24 विधानसभाओं के जो विधायक प्रत्याशी हैं उनके जो है नाम डिक्लेयर कर दिए हैं, जिसमें से 12 कुमायूं मंडल से हैं और 12 गढ़वाल मंडल से हैं। इसी बीच आज हल्द्वानी पहुंचे हैं दिल्ली आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोपाल राव जी। आप पर्यावरण मंत्रालय के मंत्री भी हैं, आपसे हम सीधी बात करेंगे। सर, 12 विधानसभाएं कुमायूं मंडल की हैं और 12 जो है गढ़वाल मंडल की हैं। टिकट डिक्लेयर हो गए हैं, कौन कौन वो प्रत्याशी रहेंगे, मतलब क्या कुछ देख के आपने उन लोगों को टिकट दिया है? देखिए, आम आदमी पार्टी ने पहली लिस्ट अभी जारी की है 24 उम्मीदवारों की, जिसमें से 12 गढ़वाल मंडल के हैं, 12 कुमाऊं मंडल के हैं। जो कैंडिडेट्स हमने घोषित किया है, जैसे कर्नल अजय कोटियाल जो हमारे उम्मीदवार हैं पहले, जो कि गंगोत्री से हमने उनको उम्मीदवार घोषित किया है, जिनके बारे में सभी लोग जानते हैं कि सेना में उन्होंने अपना योगदान दिया, उत्तराखंड के नवनिर्माण में अपना योगदान दिया और समाज के लिए, देश के लिए उन्होंने सब कुछ लगाया। उसी तरह से अलग अलग, जैसे हल्द्वानी हमारा विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ से जो है समित टिक्कू जी को पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है, जिनका खेल का बैकग्राउंड है, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, शिक्षा के क्षेत्र में लगातार काम कर रहे हैं। तो इसी तरह से जो सामाजिक और अलग अलग समाज, देश के लिए काम करने वाले लोग हैं, उन लोगों को आम आदमी पार्टी ने अपने कैंडिडेट के रूप में प्राथमिकता दी है। सर, मेरा एक सवाल और है। उत्तराखंड में सबसे बड़ी समस्या पलायन और स्वास्थ्य की है। अभी कुछ दिन पहले हम देख रहे थे कि पहाड़ में एक जंगल में एक जो महिला है उसने एक बच्चे को जन्म दिया। ऐसे बहुत सारे मामले हैं सर, स्वास्थ्य को लेकर बहुत बुरी हालात हैं, चाहे कांग्रेस रही हो या भारतीय जनता पार्टी रही हो। सबका शासनकाल एक अच्छा रहा, सन 2000 से उत्तराखंड बना और उसके बाद से अब तक ये मूलभूत सुविधाएं जो हैं पहाड़ तक नहीं पहुँच पाई। यहाँ अपनी आम आदमी पार्टी अगर सरकार बनाती है उत्तराखंड में, तो पहली प्राथमिकताएं आम आदमी पार्टी की सर क्या हो? देखिए, आम आदमी पार्टी दिल्ली में भी ये कांग्रेस भाजपा की सरकार थी। आप पहाड़ की बात करो, राजधानी में भी लोगों को मूलभूत सुविधाएं नहीं देते थे। दिल्ली में हमारी सरकार बनने के बाद लोगों की बिजली का हमने सुविधा दी फ्री में, हमने पानी की सुविधा दी, हमने वहाँ मोहल्ला क्लिनिक के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं की सुविधा दी। उत्तराखंड में भी हम हर जो ग्राम स्तर पे ये मोहल्ला क्लिनिक को जो है वो हम निर्मित करेंगे, जिससे एक बेसिक सुविधा लोगों को वहीं पर मिल सके, तो बेहतर राज्य बना सके। सर, आपको राजनीति का काफ़ी ज्ञान होगा। उत्तराखंड के दौरे पर निकले, 70 विधानसभाओं में आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है। कितनी विधानसभाएं बिल्कुल सटीक मानते हैं जीतने के लिए? उत्तराखंड में जो अंडर करेंट है
आम आदमी पार्टी सरकार बनाने जा रही है और मैं ये जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, चौंकाने वाले परिणाम आने वाले हैं क्योंकि लोग थक चुके हैं। कांग्रेस और भाजपा यहाँ मजबूरी के विकल्प हैं क्योंकि उनके पास कांग्रेस की वो सरकार बनाते हैं, फिर एक ही विकल्प होता है मजबूरी में कि भाजपा को ले आओ। भाजपा से तंग आते हैं, फिर मजबूरी में कहते हैं कांग्रेस को लाओ। अब मजबूरी खत्म हो गई उत्तराखंड के लोगों की। लोगों ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी का काम देखा है और उत्तराखंड में वो काम चाहते हैं। आज पूरे उत्तराखंड में आप कहीं भी चले जाओ, एक ही बात चल रही है कि भाई एक मौका केजरीवाल को दो। सर, आपने केजरीवाल जी की बात कही कि एक मौका केजरीवाल को दो। कर्नल अजय कोठियाल को आपने अपना उम्मीदवार बताया। काफ़ी एक जो है सैनिक जो है उनका पूरा बैकग्राउंड है, सब कुछ सही, सब कुछ अच्छा है, लेकिन आप ये मतलब क्लियर शब्दों के साथ कह सकते हैं कि वाकई कि गंगोत्री से विधानसभा जो है कर्नल अजय कोठियाल जीत सकते हैं? 200% जीत रहे हैं। तो आप थे हमारे साथ दिल्ली के जो है प्रदेश अध्यक्ष और आपने साफ तौर से बताया कि जो 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं उसके परिणाम उत्तराखंड में बेहद चौंकाने वाले होंगे। हल्द्वानी से न्यूज़ 1 इंडिया के लिए वैसे। और आपके सह प्रभारी परवीन देशमुख का बीजेपी पर हमला देखने को मिला है। परवीन देशमुख ने खनन के मुद्दे पर बीजेपी को घेरा है। धामी सरकार को अवैध खनन पर पड़ा हाईकोर्ट का चाबुक। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की खनन नीति पर रोक लगाई है। हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है। धामी सरकार खनन प्रेमी अपनों को पहुंचा रही है फायदा। अवैध खनन के पैसे से बीजेपी चुनाव लड़ना चाह रही है। सभी जारी किए गए टेंडर कैंसिल होने चाहिए। अवैध खनन में लिप्त नेताओं अधिकारियों की भी जांच होनी चाहिए। आज हम हार्दिक स्वागत करते हैं माननीय उच्च न्यायालय का, जिस तरीके से उन्होंने इस अवैध खनन नीति पे धामी सरकार को पूरी तरीके से उनका सच उजागर किया। एक चाबुक जो है हाईकोर्ट का धामी सरकार के ऊपर चला है कि वो अपने निजी फायदे के लिए, अपने खुद के जो चेले चपाटे हैं, उनके लोग हैं, उनको फाइनेंस करने वाले लोग हैं, उनको संरक्षण देने के लिए और अपने पूरी राजनीतिक बिसाख बिछाने के लिए और चुनाव की तैयारी में जो फंड आता है उसकी जुगाड़ के लिए जिस तरीके से उन्होंने अवैध खनन में पैसा लगाया और गलत तरीके से उन्हें टेंडरिंग करके एक नई नीति अक्टूबर में लागू करके जिस तरीके से उन्होंने अपने जानने वालों को फायदा पहुंचाने की कोशिश करी, उस पर पूरी तरीके से हाईकोर्ट ने यहाँ पे अंकुश लगा दिया है। इसका हम हार्दिक स्वागत करते हैं और ये हम अपनी तरफ से ये मांग भी करना चाहते हैं कि जो टेंडर उस दौरान दिए थे धामी सरकार ने, वो टेंडर भी कैंसिल होना चाहिए और उस पर जिस तरीके से जिन जिन अधिकारी हैं उसमें शामिल हैं उस पर भी जाँच होनी चाहिए और जो नेता उसमें शामिल है उस पर भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि पूरी तरीके से एक बहुत बड़ा माया जाल ये रचा गया है। पूरी तरीके से बहुत बड़ा एक पूरा जाल रचा गया है जिसमें जो है बहुत सारे लोग इन्वॉल्व है। इसकी पूरी तरीके से जांच होनी चाहिए और मुझे लगता है कि नैतिकता के नाते पुष्कर सिंह धामी को इस्तीफा दे देना चाहिए, नहीं तो जनता भी उनको 2 महीने बाद उखाड़ फेंकने वाली है। खैर, अब तो आचार संहिता भी लगने वाली है, तो नैतिकता के नाते अगर थोड़ी भी शर्म बची हो तो मुझे लगता है कि पुष्कर सिंह धामी जी को इस्तीफा जरूर देना चाहिए। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने मंत्री धन सिंह रावत पर निशाना साधा है। गोदियाल ने कहा कि अगर मंत्री धन सिंह रावत पिछले 5 साल के कार्यकाल में कुछ काम जनता के लिए करते तो उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कमल के नाम पर वोट मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती। नहीं है तो दूसरे के नाम से वोट मांगेंगे, वो ये तो अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री के नाम से वोट मांग रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो चुनाव होते होते कि गणेश गोदियाल के नाम से अपने लिए वोट मांगे, ऐसा भी हो सकता है। और खबर हरिद्वार से, जहां ज्वालापुर विधानसभा ग्राम शहीद वाला ग्रांट बुग्गावाला में श्री गुरु रविदास शक्तिपीठ मूर्ति स्थापना की ओर से मंदिर का उद्घाटन हुआ। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर और बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने मंदिर का उद्घाटन किया। उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान लोगों की आस्था दिखी। इस दौरान सुरक्षा को देखते हुए पुलिस बल तैनात था। मंदिर का यहाँ उद्घाटन किया गया है हरिद्वार में, जहां सुरक्षा बल को भी तैनात किया गया था। इस दौरान हिमाचल के राज्यपाल ने इसका उद्घाटन किया है। ये तस्वीरें हैं मंदिर उद्घाटन की, जहां कार्यक्रम के दौरान लोगों में आस्था भी देखने को मिली। हिमाचल के राज्यपाल भी यहां पहुंचे हुए थे और मंदिर का उद्घाटन किया गया। इस दौरान भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया था। और ज्वालापुर के विधायक भी यहाँ मौजूद रहे हैं। ज्वालापुर के विधायक सुरेश राठौर भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। मंदिर का उद्घाटन भी किया गया।
बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने उत्तरी हरिद्वार में प्राथमिक अस्पताल का शिलान्यास किया। अस्पताल की मांग लोगों की लंबे समय से थी। कोरोना प्रोटोकॉल और भारी बारिश के इस दौरान कम लोग मौजूद रहे। इस दौरान मदन कौशिक ने कहा कि प्राथमिक चिकित्सालय का काम युद्ध स्तर पर चलेगा। सीवर के कार्य के लिए पैसे मंजूर हो गए हैं और इलेक्शन के बाद काम तेजी से शुरू हो जाएगा। हमने जो वादा किया उसे निभाया है। युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुमित भुल्लर ने गदरपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे के खिलाफ गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि मंत्री अरविंद पांडे ने उत्तराखंड के लोगों को रोजगार नहीं देकर बिहार से कई लोगों को लाकर उनको नौकरी देने का काम किया है। भुल्लर ने अरविंद पांडे पर विधायक निधि के दुरुपयोग का भी आरोप लगाया है। इसलिए प्रेस बुलाया कि आप लोगों के माध्यम से हम मंत्री जी से कुछ बहुत अति महत्वपूर्ण सवाल है जो पूछना चाहते हैं, क्योंकि मंत्री जी बार बार जनता के सवालों से बचने का काम करते हैं। उनके ऊपर जो आरोप लगते हैं उन आरोपों की दिशा भटकाने का काम करते हैं, दूसरे टॉपिक्स को डिबेट बनाने का काम करते हैं। हमने इसलिए सीधे सीधे हम मंत्री जी से सवाल पूछना चाहते हैं कि क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों की हमारी सड़कें खराब क्यों हैं। हम मंत्री से सवाल पूछना चाहते हैं कि उन्होंने प्रधानों का बजट क्यों काटा। गांव के लोगों का जो छोटी छोटी समस्याओं का निदान जो प्रधान के स्तर पर हो जाता था, वो अधिकार गांव से लोगों से क्यों छीना। पंचायती राज विभाग भी उनके पास है। वहीं हरिद्वार के खानपुर विधानसभा के विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने अपने विधानसभा क्षेत्र को मिनी स्टेडियम की सौगात दी है। इस मिनी स्टेडियम के निर्माण कार्य में 97 लाख से अधिक की धनराशि स्वीकृत की गई। कुंवर प्रणव चैंपियन ने अपनी पत्नी रानी देवयानी सिंह की उपस्थिति में आयोजित कार्यक्रम में मिनी स्टेडियम का शिलान्यास किया। चैंपियन ने कहा कि सरकार में मिनी स्टेडियम बनाने के लिए पहली किस्त भी जारी कर दी गई है। बड़ा भाग्यशाली दिन है। खानपुर क्षेत्र में सिडकुल का शासनादेश हम करा चुके हैं 2 दिन पूर्व, और आज जो खेल स्टेडियम हमने 2004 में निर्मित कराया था, मिनी खेल स्टेडियम, आज उसके सौंदर्यीकरण सुदृढ़ीकरण के लिए राज्य सरकार से मैंने 15 करोड़ रुपए स्वीकृत करा लिए हैं, जिसकी 98 लाख की पहली किस्त आ चुकी है। DPR तैयार हो गई है और हमारा पेयजल निर्माण विभाग जो है इस पे आगे संरचना इसकी रचे। कोरोना के कहर के बीच सबसे ज्यादा मेडिकल स्टाफ की जरूरत है। ऐसे समय में भर्ती की जगह एम्स प्रशासन की एक एजेंसी ने अपने करीब 100 मेडिकल स्टाफ को अचानक नौकरी से निकालकर बाहर का रास्ता दिखा दिया है, जिससे नाराज होकर मेडिकल स्टाफ ने एम्स प्रशासन और एजेंसी के खिलाफ नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में मेडिकल स्टाफ के बाहर निकाले जाने से एम्स के अंदर स्वास्थ्य सेवाएं लड़खड़ाने की भी आशंका जताई जा रही है। स्टाफ का साफ कहना है कि जब तक उन्हें उनकी नौकरी वापस नहीं मिलती, उनका धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। प्रियंका में प्राइवेट वार्ड से HA हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो हम पिछले 2 साल से मैं यहाँ पे नौकरी पे हूँ और हमने पैसे भी भरे हैं स्टार्टिंग में, ठीक है। पूरे कोविड टाइम पे हमने पॉजिटिव पेशेंटों के साथ ड्यूटी करी है। 8-8 घंटे हमने PP पहन के हम लोग पॉजिटिव भी हुए, कोई हमें देखने के लिए नहीं आया। 2-2 महीने में एक बार हमारी सैलरी आती है। ओके, हमने सब कुछ झेल लिया है, पर आज बाहर आई है हमारी नौकरी की, सब हमको बाहर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि कंपनी का टेंडर खत्म हो गया। हमारी क्या गलती है इसमें? हमने टाइम पे कोई ड्यूटी नहीं की है तो हमें बोलो, हमारी कोई गलती है तो हमें बोलो। हमें न्याय चाहिए, हमें हमारी गलती बताओ बस। कि कल शाम को, कल रात को ही ये लेटर निकला है, ठीक है। हम लोग सुबह ड्यूटी आते हैं, हम लोगों को कोई पता नहीं है इसके बारे में। हम लोग सुबह ड्यूटी आते हैं, हम अटेंडेंस लगाने जाते हैं अपनी, वहाँ बोल दिया जाता है जाओ घर जाओ, ठीक है। हम लोगों के पास कुछ भी पता नहीं है। ये लोग क्यों कैसे ये लेटर निकाला है हम लोगों को कुछ नहीं पता। क्या बोलते हैं, हमारे लोगों का नाम भी आ गया है। 95 लोगों को निकाल दिया गया है। मई में जिनकी ज्वाइनिंग हुई है उन लोगों को निकाल दिया गया। और अब खबर मसूरी से, जहां सामाजिक कार्यकर्ता भावना गोस्वामी के साथ अभद्रता और मारपीट का मामला सामने आया है। भावना गोस्वामी ने मसूरी कोतवाली में तहरीर देकर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। भावना की बहन रिंकी ने आरोप लगाया है कि पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता द्वारा पूरे मामले में आरोपी को शह दी गई। उन्होंने कहा कि मसूरी में महिलाएं सुरक्षित नहीं है और जिस तरीके से यहाँ पर आरोपी को बचाने का प्रयास किया जा रहा है उसका पुरजोर विरोध करते हैं। प्रोग्राम में गई थी तो वहाँ अनुज गुप्ता जी ने खुले शब्दों में उन्होंने बोला था कि 2-3 लोगों को मैंने 2-3 में से एक को सबक सिखा दिया है। दूसरा मैं ही थी उनकी नज़रों में, क्योंकि मैं एक सच की आवाज़ निकालती थी। अब वो मेरी आवाज़ बंद करने के लिए
मतलब मुझे लगता है कि जब वो बंदा आया बार बार अनुज गुप्ता जी का नाम ले रहा, मैं तो इतनी डरी हुई थी, इतना रोई कि मतलब मुझे लग रहा कि आज मैं मर चुकी हूँ। रुक करते अगली खबर का। कांग्रेस जिला पर्यवेक्षक एवं पूर्व विधायक तिलकराज शर्मा ने रुद्रप्रयाग में कांग्रेस सेवा दल के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की है, जिसमें उन्होंने सेवा दल संगठन के विस्तार पर चर्चा करने के साथ ही आगामी विधानसभा चुनाव में जुटने का आह्वान किया है। तिलकराज शर्मा ने कहा कि विधानसभा चुनाव में कार्यकर्ताओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, बिना कार्यकर्ताओं की जीत पाना आसान नहीं होता। जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में एक जोर से प्रचार प्रसार कर रही है कि उत्तरांचल और देश में दोनों जगह भाजपा की सरकार है और बार बार कहा जा रहा है कि डबल इंजन की सरकार। मैं तो कहना चाहता हूं कि डबल इंजन की सरकार के बजाय इनकी दोनों इंजनों की दुर्दशा है आज के दिनांक में, और 5 वर्षों में उत्तरांचल में आपको दूर तक कहीं भी विकास की कोई भी ऐसा कोई बड़ा नींव का पत्थर नजर नहीं आ रहा है। और आज यही कारण है कि आज उत्तरांचल में 3 मुख्यमंत्री जो है भारतीय जनता पार्टी ने और इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया। नमस्कार।